महाकालेश्वर मंदिर में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किया आतंकी षड्यंत्र का पर्दाफाश। आइए देखते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर, उज्जैन। इस मंदिर के बाहर लगभग 5 महीने से एक व्यक्ति बैठा रहता था, साधु के वेश में। आते जाते श्रद्धालुओं से भिक्षा मांगता था। कभी कोई उसको रोटी देता था तो कभी कोई उसको पैसे देता था। 5 से 6 महीने तक ये व्यक्ति उस साधु के वेश में वहां पर बैठकर सिर्फ इस भिक्षा पे जिंदा था। जब आवश्यकता होती थी तो मंदिर में जाकर कुछ भोजन कर लेता था, मंदिर के प्रसाद को खा लेता था। और किसी व्यक्ति को उज्जैन में उस मंदिर के बाहर बैठे हुए इस चीज के ऊपर आशंका नहीं हुई कि क्या ये असली में कोई साधु है या नहीं। लेकिन रियलिटी क्या थी? ये कोई साधु नहीं था। इस व्यक्ति का नाम था तनवीर अहमद। ये व्यक्ति जो था मालदा के थ्रू पश्चिम बंगाल में इल्लीगल तरीके से बांग्लादेश से बॉर्डर पार करके आया था। और ये कोई नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं था, क्योंकि ये व्यक्ति तनवीर जो था ये अंसारुल बंगला टीम की तरफ से ट्रेंड व्यक्ति था। अंसारुल बंगला टीम बांग्लादेश में वही एक ऐसी आतंकवादी संगठन है जिसका नाता अलकायदा से जुड़ा हुआ है। अलकायदा और अंसारुल बंगला टीम पश्चिम बंगाल और भारत की सीमा पर इल्लीगल कैंप्स चलाते हैं, वहां पर लोगों को ट्रेन करते हैं, रेडिकलाइज करते हैं। उन्हीं का एक ह्यूमन एसेट यहाँ पर भारत भेजा गया था। और जब ये व्यक्ति उज्जैन पहुंचा, इसके पास कोई कागजात नहीं थे, कोई नाम नहीं था, कोई आइडेंटिटी नहीं थी, बस मंदिर के बाहर बैठ गया था। 5 से 6 महीने तक जब इस व्यक्ति ने ये कार्य किया, इसकी उसी दौरान मंदिर के बाहर जितनी भी दुकानें हैं जहां पर पूजा सामग्री मिलती है, उन दुकानदारों से भी इसकी बातचीत हुई। और इस बातचीत के दौरान लगभग 6 महीने के बाद एक दुकानदार ने ही इस व्यक्ति को बोला कि आप तो युवा ही दिखते हो, आप क्यों ना मेरे साथ जुड़कर कुछ मेरी मदद करके मेरी दुकान में ही काम करना शुरू कर दो। तनवीर का उद्देश्य भी यही था। 5 से 6 महीने मंदिर के बाहर बैठने के बाद उसने ये जो एक प्रकार का रैपो डेवलप किया, ये उसको फायदा दिया इस कॉन्टेक्स्ट में कि उसको एक दुकान के बाहर नौकरी मिल गई। अब उसका काम सिर्फ सिंपल था, वो दुकानदार की मदद करना, पूजा सामग्री को बेचना, पूजा सामग्री को मंदिर के अंदर लोगों तक लेके जाना, लोगों को सहायता करते हुए पूजा सामग्री के साथ उनको मंदिर के अंदर परिसर में छोड़ना। और जिस प्रकार से तनवीर ये हरकतें करता गया, इससे एक एडवांटेज उसको ये मिला कि उसको मंदिर के अंदर के परिसर के बारे में जितनी जानकारी चाहिए थी वो सारी जानकारी उसको मिलने लग गई। जैसे जैसे ये जानकारी वो प्राप्त करता रहा, इस चीज का वो नोट भी बनाता रहा। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो प्रेजेंस उज्जैन में थी, वहां का जो लोकल सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिस था, एक दौरान उसने जनरल तरीके से एक ड्रोन सर्वेलेंस पूरे मंदिर के परिसर के ऊपर किया। और सरप्राइजिंग बात यह थी कि जब ये मंदिर के परिसर के ऊपर ड्रोन सर्वेलेंस हुआ, उसी दौरान एक स्पेसिफिक दुकान से ड्रोन ने कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर्स प्राप्त किए। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर्स बड़े अनयूजुअल से थे, अननेचुरल से थे। इस चीज के ऊपर जब निगरानी रखनी शुरू हुई, क्योंकि ये अननेचुरल टाइप की चीज लोकेट हुई थी, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपीटेड लेवल पर अगले 1 से 2 हफ्ते डेली ड्रोन बेस्ड सर्वेलेंस मंदिर के परिसर के ऊपर शुरू किया। और हर रोज रात को 8 बजे के बाद, मंदिर के परिसर के बंद होने के बाद, मंदिर के पुजारी के चले जाने के बाद, रोज एक रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर वहां पे पाया जाता था। जब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर को एनालाइज किया गया, एग्जामिन किया गया, तो मालूम चला कि एक स्पेसिफिक फोन कॉल जो है एक स्पेसिफिक टाइम पर रेगुलर बेसिस पे हो रही है। और सबसे बड़ी बात थी कि ये जो फोन कॉल थी ये भारत में नहीं हो रही थी। ये कॉल करके नंबर बांग्लादेश लगाया जा रहा था, बांग्लादेश से वो नंबर कनेक्ट होकर लाहौर तक जा रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक डिसीजन लिया कि हम अपने एक ह्यूमन एसेट को डिप्लॉय करेंगे, जो कि यहाँ पर देख कर आए कि आफ्टर ऑल हो क्या रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में उज्जैन के इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस से एक महिला अधिकारी को भेजा गया। उस महिला अधिकारी ने एक साध्वी का रूप साधा। साध्वी का रूप साध के वो डेली मंदिर जाने लगी। मंदिर जाने के टाइम पर उसने उसी दुकान में जहां पर तनवीर काम करता था, उसी दुकान से रोज सामग्री खरीदनी शुरू करी। सामग्री खरीदने के दौरान तनवीर से उसकी देखरेख हुई, तनवीर को देखना, उसकी हरकतों को ऑब्जर्व करना। और क्योंकि इस महिला अधिकारी ने एक साध्वी का रूप साध लिया था, तो वो वहीं पर मंदिर में पूजा होने के बाद भी उसी परिसर में बैठी रहती थी। उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि वो तनवीर के ऊपर नजर रख पाए, उसकी गतिविधियों पे नजर रख पाए। और उसने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। पैटर्न ये था कि तनवीर दिन में कई चक्कर मंदिर के परिसर में लगाता था। जब भी वो मंदिर के परिसर में चक्कर लगाता था, वो अक्सर प्रसाद बनाने वाले सेक्शन के पास खड़ा होता था, प्रसाद के डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्शन के पास खड़ा होता था। और सबसे बड़ी बात, रोज रात को मंदिर के परिसर के बंद हो जाने के बाद दुकान के पीछे जो उसको कमरा दिया हुआ था रहने के लिए, उस कमरे में से वो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर्स रोज मैच होते थे। ये चीज लगभग 4 से 5 महीने रेगुलर बेसिस पे फिर से ऑब्जर्व की गई।
और जब ये चीज पिछले 1 साल से चल रही थी, उस दौरान तनवीर ने एक दिन दुकानदार को बोला कि मेरी माँ बीमार हो गई है, मुझे अपनी माँ का इलाज कराने अमृतसर जाना है। उस दौरान दुकानदार ने उसको बोला कि कुछ पैसे ले जाओ, आके वापस तनख्वाह से एडजस्ट कर लेंगे। तनवीर ने ट्रेन पकड़ी, उज्जैन से वो पहले दिल्ली आया, दिल्ली से उसने एक बस पकड़ी और बस पकड़कर वो अमृतसर चला गया। जब वो अमृतसर पहुंचा तो वहां से उसने एक ऑटो लेकर अटारी बॉर्डर के पास कुछ गांव में जाकर अपने आप को बसा लिया। ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की ऑफिसर, जो महिला ऑफिसर थी, वो उसको उज्जैन से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर अमृतसर उसकी परछाई बनकर उसके पीछे पीछे जाती रही। जब वो अमृतसर पहुंचा, अमृतसर से जब वो अटारी बॉर्डर के पास पहुंचा, इस महिला अधिकारी ने भी उसका वहां तक साया बन के उसका पीछा करा और वहां पर उसने ऑब्जर्व करा कि ये व्यक्ति के पास ना तो कोई घर था, ना उसकी कोई माता वहां पे रहती थी। ये सब एक झूठ था। वो अटारी के पास एक गांव में एक लेबर के पास जाकर उसके घर में बस गया। वो लेबर खेतों में काम करता था। उसके घर में बसे रहने के 3 से 4 दिन के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो की इस अधिकारी ने एक पैटर्न देखा और वो पैटर्न बड़ा सिंपल था। एक शाम पाकिस्तान की ओर से एक ड्रोन का प्रयोग किया गया और उस ड्रोन से कुछ चीजें भारत की सीमा की तरफ फेंकी गई, जो इस गांव में अटारी के पास खेतों में पाई गई। छोटी छोटी पुड़ियां थी। वो पुड़ियां उसने पर्टिकुलरली जब भारत फेंकी तो तनवीर ने जाकर उनमें से 2 पुड़ियां उठाई और सबसे बड़ी बात, पुड़िया उठाने के बाद उसने उसको अपनी गले में पहनी हुई रुद्राक्ष माला के अंदर खोल के उसको छुपा दिया। ये चीज पूरी कैप्चर की गई और उसके अगले दिन सुबह तनवीर ने गांव छोड़ा, अमृतसर शहर आया, वहां से बस पकड़ी, दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वो खड़ा था और वो मालवा एक्सप्रेस का वेट कर रहा था कि जो ट्रेन उसको वापस से उज्जैन लेके जाएगी। इस दौरान इस इंटेलिजेंस ब्यूरो की महिला अधिकारी ने जब ये सारी रिपोर्ट पेश करी तो एक निर्णय लिया गया कि तनवीर को दिल्ली के पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर ही, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है और इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत पकड़ा जाएगा। तनवीर रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, वेट कर रहा था और उसी दौरान एक इशारे के तहत दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों ने उस समय जो स्पेशल सेल से जुड़े थे तुरंत जाकर तनवीर को पकड़ा। इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम उसको जो रोहिणी का एक सेफ हाउस है वहां पर ले गई और वहां ले जाने के बाद जब उसकी इंटेरोगेशन हुई तो इंटेरोगेशन के दौरान उसके रुद्राक्ष को भी खोला गया। उस रुद्राक्ष में से निकला एक पर्टिकुलर पुड़िया और जो वो पुड़िया निकली, जब उसका एग्जामिनेशन करवाया गया तो मालूम चला कि वो रिसिन था। रिसिन एक ऐसा जहर जो केवल 1 ग्राम जहर 100 से 200 लोगों को मारने के लिए सक्षम होता है। जब इंटेरोगेशन हुई, पूछताछ हुई, तो उसने कबूल किया कि उसको भेजा गया था इस पर्पज से कि वो ये रिसिन पाउडर जो है उसको बेसिकली महाकालेश्वर मंदिर के प्रसाद में मिला दे, क्योंकि उसका उद्देश्य था कि इसको प्रसाद में मिलाने के तहत मंदिर के परिसर में 100-200 लोगों की जब मौत हो जाएगी तो इससे हाहाकार मचेगा। हाहाकार मचने के बाद देश में एक अजीब सा माहौल पैदा होगा कि मंदिरों के अंदर प्रसाद खाने से लोगों की हत्या हो रही है। और इसको अल-कायदा और अंसारुल बंगला टीम मिलकर पाकिस्तान की ISI के साथ कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया हाउसेज में इस चीज को बढ़ा चढ़ाकर भारत के खिलाफ एक प्रोपोगंडा चलाने का गेम खेल रही थी कि यदि इस प्रकार की कुछ इंसिडेंट को अंजाम दे दिया जाता तो उनको भारत के अंदर, भारत के मंदिरों के बारे में, सनातन धर्म के बारे में इस प्रकार की नैरेटिव चलाने की कैपेबिलिटी मिल जाती। लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट ऑपरेशन के बाद जब इस व्यक्ति को पकड़ा गया, तब पकड़ने के बाद सिर्फ ये रिसिन का खेल नहीं बल्कि सबसे बड़ा खेल जो निकला वो ये था कि किस प्रकार से आज इल्लीगल तरीके से बांग्लादेश से ये लोग भारत घुसते हैं और भारत में घुसने के बाद किस तरीके से ये भारत को अंदर से खोखला कर रहे हैं। 15 अगस्त 2025 को जब प्रधानमंत्री ने लाल किले से इस चीज के बारे में एक गुहार लगाई कि किस तरीके से देश के अंदर घुसपैठी घुस चुके हैं, किस तरीके से वो देश को खोखला कर रहे हैं, ये एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक ऐसा ऑपरेशन था जो इस बात का एक लिविंग प्रूफ है कि किस तरीके से इन लोगों ने भारत को खोखला बना दिया है। लेकिन हर एक ऐसे इंसिडेंट के पीछे कुछ जाबाज अधिकारी हैं, कुछ जाबाज एजेंसीज हैं जो दिन रात बिना किसी मेडल के, बिना किसी मीडिया पब्लिसिटी के सिर्फ इस काम को सक्षम देती हैं कि आप एक चैन की नींद सो पाएं और इस चीज को भरोसा दिलाती हैं कि देश के नागरिकों के ऊपर कोई पर्टिकुलर लेवल पर अत्याचार ना हो। तो आई बिलीव इस ऑपरेशन के बाद अब आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से हमारी एजेंसीज काम करती हैं, आपको सुरक्षित रखती हैं और ये इंश्योर करती हैं कि देश के किसी नागरिक के ऊपर कोई आंच ना आए। धन्यवाद।